ओके सो वेलकम बैक गाइस। हम लोग मैथमेटिक्स का एक और क्लास इससे पहले लेकर आए थे आप सबके लिए, दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, तो आई होप सब बच्चों को वो क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो उस चैप्टर के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। आई होप कि आपने उस नॉलेज को ग्रैप अप भी किया होगा। एंड आज की क्लास में, जैसे कि आप सब नाम देख रहे हैं हमारे पीछे, क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपके लिए सब लेकर आए। ये क्लास कुछ ऐसे होने वाला है बच्चों कि हम लोग पॉलिनोमियल्स का ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से कवर करेंगे कि आपको कहीं और कुछ और वीडियो की जरूरत ना पड़े, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से आप इस चैप्टर को कवर अप कर सके। राइट, सो आइए देखते हैं, स्टार्टिंग लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग सब जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स टॉपिक हम क्लास 8 9 में थोड़ा थोड़ा पढ़ते आए हैं। राइट, तो एक बार पीछे के भी थोड़े कंसेप्ट्स को ले लेते हैं। राइट, तो देखिए हम लोग इस क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले कंसेप्ट पे होगा फोकस हमारा, उसके बाद उस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल में अप्लाई करके सीखेंगे। देन हम लोग प्रैक्टिस पे जाने वाले हैं, एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस। देन लास्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले, और एंड ऑफ द वीडियो हम लोग इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में रिकैप लेने वाले कि हमने शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या रिवाइज किया, क्या क्या स्टडी किया, क्या क्या सीखा। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। सो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले कि पॉलिनोमियल है क्या। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर का नाम ही हमें सबसे पहले समझना चाहिए, तभी हम उस चैप्टर के बारे में आगे जानने में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद टर्म्स, कोएफिशिएंट्स, डिग्री, एक एक करके इन सबको समझेंगे। आगे जो हम सीखने वाले हैं इसमें वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल, ये भी जानेंगे क्या होता है। उसके बाद ये पॉलिनोमियल्स हमारे ज्योमेट्रिकल यानी ग्राफ से ज्योमेट्री से कैसे रिलेट करते हैं, और किस इक्वेशन का क्या मतलब ग्राफिकल मेथड में होता है वो जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन से और ग्राफ से जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है, ये जीरोस क्या होता है उसको भी जानेंगे, कैसे फाइंड किया जाता है उसको भी जानेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ये जीरोस जो हम फाइंड करने वाले हैं और कोएफिशिएंट्स, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक क्यूबिक एप्लीकेशन एंड अननोन कोएफिशिएंट्स, ये भी जानने वाले क्या होगा। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसको भी देखेंगे। एंड लास्ट, आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी प्लस 10 क्वेश्चंस रैपिड टेस्ट, कि आप लोगों ने कितना सीखा उसको जान सके, वो लास्ट में हम एक क्विक रिवीजन के लिए लेंगे। ओके, सो आर वी एक्साइटेड? यस, ऑफ कोर्स वी हैव टू बी एक्साइटेड। ओके क्लास, सो एक कॉपी, एक पेन और एक पेंसिल के साथ आप सब लोग हम सबके साथ रेडी हो। आई होप यू गाइज। चलिए, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस पॉलिनोमियल्स वाली जर्नी को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, होता क्या है पॉलिनोमियल। तो देखिए डेफिनेशन कहता है अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है ये? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे मैम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, 4x² 2x+2 एंड मैनी मोर। राइट, तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ इन विच क्या ऐड हो रहा है, पावर्स ऑफ एक्स। पावर्स ऑफ एक्स मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा 4x², तो यहां पर x की पावर क्या है, 2। राइट, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये माइनस में नहीं होनी चाहिए एक तो।
-2 नॉट एप्लीकेबल, प्लस का 2 एप्लीकेबल, राइट। एंड कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर, और जो कोएफिशिएंट, अब देखिए कोएफिशिएंट वर्ड, इसका मतलब समझ लीजिए पहले। वैसे तो ये वर्ड बहुत इजी है, नाम ही थोड़ा सा बड़ा है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो ये हमारा x है, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, उसके साथ आने वाला जो नंबर फिगर होता है, ठीक है, उसके साथ आने वाला जो नंबर फिगर होता है, यानी कि वेरिएबल के साथ ये चिपका होता है नंबर, ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं कोएफिशिएंट। बट सिर्फ कोएफिशिएंट कहना एक अधूरा वर्ड होगा। ये कोएफिशिएंट किसका है वो वर्ड भी साथ में जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो ये कोएफिशिएंट बना एक्स स्क्वायर का, ठीक है। आर रियल नंबर्स, तो देखिए यहाँ पे पूरी डेफिनेशन हमें कहती क्या है, पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर अगर हम x को वेरिएबल ले रहे हैं तो वहां पर x की जो पावर रहने वाली है, पहली चीज वो नेगेटिव नहीं होगी। दूसरी बात, कोएफिशिएंट जो होगा वो रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर तो हम पढ़कर आ चुके हैं, अब उसमें हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है, ठीक है। तो रियल नंबर यहाँ पे 4 हमारा है, दैट इज अ रियल नंबर, ऑब्वियस सी बात है। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x की पावर नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात, उसके साथ कोएफिशिएंट जो है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। चलिए, आई होप ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अब देखिए डेफिनेशन तो समझ में आ गई, पर इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है। तो देखिए जब तक हम एग्जाम्पल लेके इस चीज को नहीं समझते ना, तब तक हमें पॉलिनोमियल क्या कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है, हम सब जानते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सपोज करिए 3x² माइनस 5x+7, ये हमने एक पॉलिनोमियल, अब देखिए ये क्या, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोर्स है, जिस एक्सप्रेशन में x या कोई वेरिएबल आ जाए, ठीक है, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता ही है। दूसरी बात, क्या यहाँ पर x की पावर नॉन नेगेटिव है? ऑफ कोर्स है। और क्या यहाँ पर जो हमारा x की जो भी वैल्यू है, जो भी पावर है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट लगा वो भी रियल नंबर है? ऑफ कोर्स। अब देखिए यहाँ पर दो है, एक 5x है और एक 3x का स्क्वायर है। तो 3 यहाँ पर रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, और x की जो पावर है, देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 हो गया, दोनों में वैल्यू प्लस में है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये बात पूरी हो गई, दैट इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमने पहचान कर ली। अब चलिए एक और ले लेते हैं, 4x³ प्लस 2x माइनस 9। एक और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमने इसमें ले लिया है, तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? चेक कर लेंगे। पावर्स आर नॉन नेगेटिव, coefficients are real numbers. Yes, it is an algebraic expression. That means this is a polynomial. सेम इसी तरीके से नीचे वाला भी एक पॉलिनोमियल है। आई होप पॉलिनोमियल को पहचानने में अब हम सब गुड हो गए हैं, बढ़िया हो गए हैं, हम इजिली अब पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं, राइट। तो देखिए अब पॉलिनोमियल पहचान तो सकते हैं, पर किन केसेस में पॉलिनोमियल नहीं होगा वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम हर वो एक्सप्रेशन जिसमें x आ जाए या कोई और वेरिएबल आ जाए, जरूरी नहीं कि वो पॉलिनोमियल हो। जैसे देखो, अगर x की पावर यहां पर देखिए 1/x है, इसको जब मैं तरीके से लिखूंगी तो ये x की पावर -1 आएगा, तो नेगेटिव पावर पॉलिनोमियल नहीं है। रूट में भी अगर पावर आ जाए, दैट मीन रूट मीन्स फ्रैक्शनल पावर, रूट x मतलब पावर 1/2, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है।
देखिए यहाँ पर एक की आइडिया क्या काम करेगा, आपको कुछ नहीं देखना, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी, सिर्फ ये चेक करिए कि जो आपका वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब वही पावर, ठीक है, ये एक नया वर्ड है, अगर कहीं पर एक्सपोनेंट भी दिख जाए या पावर हो, दोनों बात एक ही है, तो एक्सपोनेंट अगर आपका 0 1 2 3 है, दैट इज योर पॉलिनोमियल। बस उसको फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल ही काउंट होगा। चलिए, इतनी बात आई थिंक हम सबको समझ में आ गई है, आगे चले। अब देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर में पहला वर्ड पॉलिनोमियल तो हमने समझ लिया, पर उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी जुड़ी है जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जरूर समझ में आनी चाहिए। जैसे पहली है टर्म, अगर मैं लिखूं 5x क्यूब, ठीक है, तो 5x क्यूब में पावर तो 3 हो गई, कोएफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया, और इस पूरे को अगर मैं बात करूं तो क्या कहूंगी, टर्म, क्या कहूंगी, टर्म, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। इसके अलावा देखिए टर्म के अलावा इसी तरीके से इसमें 2x का स्क्वायर, 7x और 11, ये सारी टर्म्स भी हैं। टर्म्स मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा है उसके अंदर आने वाले पद, छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 5x क्यूब है, 2x स्क्वायर है, 7x है और 11, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे टर्म्स कहलाएंगी। टर्म 1 5x क्यूब, टर्म 2 माइनस 2x स्क्वायर, टर्म 3 7x एंड टर्म 4 11। बात समझ गए। अब देखिए हमने अभी तक पढ़ा है कोएफिशिएंट और उसका पावर। अगर मैं बात करूं माइनस 2x स्क्वायर की, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कोएफिशिएंट क्या है और x की पावर कितनी है या एक्सपोनेंट क्या है, तो यस, कोएफिशिएंट हमें पता है वो होता है जो वेरिएबल के साथ में होता है, और पावर यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट माइनस का 2 है। हमेशा याद रखिए अगर साइन कोई साथ में आ रहा है, स्पेशली इन केस ऑफ माइनस, तो आप उसको काउंट करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये जो माइनस दिख रहा है इसको काउंट करना है, कोएफिशिएंट जब आप लिखेंगे तो -2 लिखेंगे, राइट। पावर तो हम सबको पता है, ठीक है। अब 7x पे आ जाए, देखिए यहाँ पर प्लस था तो इसलिए हम ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर माइनस आ रहा है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट की मैं बात करूं तो 7 और x की मैं बात करूं तो पावर की 1। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि -11 इसका क्या करें, इसमें वैल्यू क्या होगी पावर की। देखिए सामने लिखा हुआ है, पर थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर 0 क्यों है, क्या कारण है कि यहाँ पर पावर 0, यहाँ h तो दिख नहीं रहा है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर पावर 0 इसलिए क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो वैल्यू उसकी 1 होती है। ये कंसेप्ट 8th और 9th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब कांस्टेंट में वेरिएबल अगर इसकी पावर होती है 0, इसीलिए वहां पर कोई कांस्टेंट के साथ आपको वेरिएबल नजर नहीं आता। चलिए नाउ हमने देखिए टर्म्स को समझ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो टर्म्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स को समझ लिया, वेरिएबल के साथ वाले नंबर को कोएफिशिएंट कहते हैं, और कांस्टेंट को समझ लिया जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता या वेरिएबल की पावर 0, ये भी याद रखिएगा।
वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वो भी कांस्टेंट की कैटेगरी में ही काउंट होगा। चलिए ये बात हम सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी ये पॉलिनोमियल आपके सामने है उसमें जो आपका वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर यानी सबसे बड़ा पावर जो होगा उसी को आप कहेंगे उस पॉलिनोमियल के लिए दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज कीजिए अगर मैं बात करूं इस वाले पॉलिनोमियल की तो देखिए यहाँ पर 3 है, पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड पावर 0। तो सबसे बड़ा कौन है? हाईएस्ट पावर 3। इसीलिए इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल काउंट्स फॉर द डिग्री। ठीक है, तो डिग्री हमें समझ में आ गया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास ना डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से डिग्री रहेगी तो उसका टाइप क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर डिग्री 0 है, नंबर 1, अगर डिग्री 0 है, कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जैसे मैंने अभी बात की थी -11 की, दैट हैज x की पावर 0। सपोज कोई पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ -11 ही है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पर x की पावर 0 हो गई, वेरिएबल की पावर 0, तो दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए 0 के बाद क्या आता है? 1। अगर डिग्री 1 हो, एग्जाम्पल 2x की पावर 5, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है x का? पावर का 1। इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। 1 के बाद क्या आता है? 2। अगर डिग्री 2 हो तो उसको हम जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे x स्क्वायर -3x + 2, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है ना, तो डिग्री 2 हो गया, तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, साथ के साथ ये भी समझते जाइए कि इनको लिखने का तरीका कैसे है, राइट? वरना हम पहचानेंगे कैसे? चलिए आगे आता है डिग्री 3, यानी कि अब देखिए आप लोग बताएंगे जब डिग्री 0 हुआ तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, जब डिग्री 1 हुआ तो लीनियर पॉलिनोमियल था, जब डिग्री 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ऐसे ही जब डिग्री 3 होगा तो क्या आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x³ - 4x, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, तो इसीलिए हाईएस्ट पावर क्या है? 3, इसीलिए डिग्री हो गया 3। आगे हमारा बाई क्वाड्रेटिक भी है, बट नीड नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए हम इसे जान लेते हैं। अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल x⁴ - 1। ठीक है, हालांकि बाय क्वाड्रेटिक हमारे सिलेबस में नहीं काउंट होता, बट फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए x⁴ बाय क्वाड्रेटिक हम इसको ले लेते हैं। चलिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ याद रखने हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जीरो पॉलिनोमियल हैज नो डेफिनेट डिग्री। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट, राइट? उसका कोई डेफिनेट डिग्री नहीं होता। नहीं होता मतलब डिग्री 0। बात समझे?
कोई भी पॉलिनोमियल के लिए याद रखिएगा हमेशा डिग्री क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट विद अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल अगर आपके सामने है, आपको यहाँ पे देखें मेन में बेसिक में क्या समझना है कि डिग्री को कैसे देखें। तो हाईएस्ट पावर जो उस पॉलिनोमियल में रहेगा वही आपका डिग्री काउंट होगा। बाकी ये नेम जो है वो अपने नाम के अनुसार है ही, जहां 1 आ जाए वहां लीनियर, जहां 0 रहे वहां कॉन्स्टेंट, जहां 2 रहे वहां क्वाड्रेटिक, जहां पे 3 रहे वहां क्यूबिक, जहां 4 रहे वहां बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद ध्यान करिए, आपका चैप्टर 4 आपके सिलेबस में भी है, उसको भी देखेंगे, बट पहले इसे समझ लेते हैं। चलिए, आई होप आपको ये डिग्री वाला जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं हमने कितना सीखा। सो अपने पेन कॉपी सब रेडी रखिए इन हैंड, एंड साथ साथ हम लोग सॉल्व भी करते जाएंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच। हर एक का डिग्री हमको फाइंड करना है। अगर मैं पहले की बात करूं तो देखिए हमने पढ़ा था डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर का देखना। अगर इस एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन, 4। तो हाईएस्ट पावर यहाँ क्या रहेगी, 4। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या बना, 4। राइट, चलिए सबको समझ में आ गया, सबने कर लिया। फिर से अगला पार्ट देख लेते हैं। यहां पर देखें तो यहाँ देखिए हमने पढ़ा था कि जहां पे कांस्टेंट होता है वहां पे x की पावर 0 रहती है। ठीक है, तो यहाँ तो 0 हो गया तो इसको नहीं देखेंगे। अब आया x की पावर 6, तो हाईएस्ट पावर में क्या आया, 6। दैट मीन्स डिग्री आ गया 6। यहाँ पर तो कुछ और है ही नहीं, तो कंपेयर भी नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे डिग्री 2। और यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ डिग्री क्या होगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पर डिग्री निकालना भी सीख लिया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो उनको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा डिग्री निकालने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सोल्यूशन देखिए आपके सामने है, चेक कर लेते हैं। पहले का आंसर हमारा 4 आया था, करेक्ट। दूसरे का 6 आया था, वो भी करेक्ट। तीसरे का 2 आया था, करेक्ट। एंड चौथे का 0, करेक्ट। तो इसका मतलब हमारे सारे आंसर्स करेक्ट हो गए। दैट मीन्स हमने डिग्री निकालना सीख लिया अच्छे से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री का कंसेप्ट आई होप हम सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। यहां तक जितना भी हमने समझा, देखिए अब उसका यूसेज आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यस, याद कीजिए हमने शुरुआत में ही इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखा था। तो अब हम इस कंसेप्ट को जानने वाले हैं कि ये है क्या। जीरो ऑफ, देखिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। तो देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये होता क्या है, सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देखिए होता क्या है, कोई नंबर के सपोज करो, अब कोई भी पॉलिनोमियल, देखिए ये पी के क्या है, हमेशा याद रखिए किसी भी पॉलिनोमियल को हम देखिए कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको हम रिप्रेजेंट, सबसे पहले आप समझिए, इस तरीके से करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसका वेरिएबल अगर x है तो हम उसको px से दिखाते हैं। अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर x की जगह k है तो ऐसे दिखाएंगे, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में जो नंबर है वो आपका वेरिएबल दिखाता है और ये p पॉलिनोमियल को दिखाता है। ठीक है,
तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से पहली बात तो शो करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं वापस अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आ जाते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे थे। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो है जहां पर अगर कोई पॉलिनोमियल है, सपोज हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, एग्जांपल ये सामने देखिए x-5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहां पर x को वैल्यू दिया 5, ठीक है, और यहां वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए x की जगह पर जब मैंने 5 पुट किया, आगे क्या था माइनस, देन 5, 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। यानी कि जब मैंने x को 5 रखा तो मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया 0, राइट। ऐसे वैल्यूज वेरिएबल के, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऐसे वैल्यूज जिन पर वेरिएबल के लिए जब हम वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर ऐसे वेरिएबल के वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो वो वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की 0 हो जाती है। वहां पर वो वैल्यू जो 0 कर रहे हैं पॉलिनोमियल की वैल्यूज को, उन्हीं को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, अ नंबर k इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ pk इक्वल्स टू 0। अगर k कोई नंबर है जिस पर पॉलिनोमियल pk 0 हो रहा है, तो वहां पर हम उसको कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बात समझिए? चलिए, तो हमने इसका एक एग्जांपल भी लेके देख लिया। सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल है x-5, हमने x की जगह पे 5 रख दिया। 5 को जब वैल्यू x की जगह पे हमने पुट किया, हमने उसको सॉल्व किया, वैल्यू आया 0। किसका वैल्यू? पॉलिनोमियल का, है ना। तो जब इस x की वैल्यू 5 थी, उस समय px का वैल्यू हो गया 0। दैट मीन्स 5 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये 5 मेरा क्या हो गया? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बात समझ गए? ओके, अब यहाँ पे देखो रूल क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि कोई x का वैल्यू जिसपे हमारा px 0 हो जाए, ठीक है, तो वही मेरा जीरो। अब करना क्या है इसमें? अगर आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोला जाए, देखिए इस टॉपिक पर ना जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बनता है, ये आपके बोर्ड्स में भी दिखेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जीरो फाइंड करिए। कैसे करेंगे? देखिए, इसको फाइंड करने का जो मेन रूल है वो क्या है? टू फाइंड अ जीरो, सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू फॉर x एंड मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। रूल कहता है कि जो आपका पॉलिनोमियल है, अगर आपको उसका जीरो फाइंड करना है तो आपको उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रखना चाहिए। आपका पॉलिनोमियल सपोज कुछ भी है, सपोज 2x-5 मैंने लिया है, राइट, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। मुझे इसका जीरो फाइंड करना है तो मुझे इसको इक्वल्स टू 0 रखना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे वैल्यू निकाल के सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वैल्यू x का यहाँ पर आएगा वो हमारा होगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। जिस वेरिएबल का वैल्यू हमको चाहिए उसको सबसे पहले सिंगल करो, ठीक है। सिंगल कैसे करना है? आप देखिए यहाँ पर 2 भी है, -5 भी है, तो बच्चे कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि 5 को हटाएं या 2 को हटाएं। तो देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें प्लस माइनस में कोई एंटिटी है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई एंटिटी है, तो आपका प्रेफरेंस, अगर आप किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपका प्रेफरेंस जाएगा प्लस माइनस वाले पे पहले, ठीक है। तो 5 को हटाएंगे, 5 माइनस का है इस तरफ, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा
प्लस का, ठीक है। अब बचा कौन, 2, मल्टीप्लाई में है इस तरफ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा डिवाइड में। तो x का वैल्यू आया 5/2, बट ये कौन सा वैल्यू है, जब दिस इज आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अब आप अगर किसी बच्चे के माइंड में अगर एक ये क्वेश्चन है कि मैम px को इक्वल्स टू 0 ही क्यों रखे हम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि देखो हमें निकालना क्या है, जिस वैल्यू पर px 0 हो जाए, यानी px इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, तो इक्वल टू 0 रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वहां से उसकी जगह पे वैल्यू रखिए, px को रखिए और सॉल्व कीजिए, बात समझे। चलिए, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, क्लियर। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हाँ, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, ये वो वैल्यू होती है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, पहली चीज। और इसको निकालेंगे कैसे, तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एंड देन हम अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। सीख लिया हमने। चलिए, अब देखिए इस चैप्टर में ना हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन तीनों के लिए बात करनी है, बट क्यूबिक जो है वो हमारे सिलेबस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की, कि कोई जीरो, अगर हम मुझे जीरो निकालना है किसी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो उसके लिए मेथड क्या रहेगा। लीनियर पॉलिनोमियल को हमने लिखा x की पावर 1 होनी चाहिए है। दूसरी बात, अब मुझे जीरो निकालना मैंने सीख लिया है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखा पॉलिनोमियल को। अब पॉलिनोमियल को रखा, पॉलिनोमियल क्या है, 3x माइनस 12। सबसे पहले देखिए 12 को उधर लेके गए दूसरी तरफ। आफ्टर दिस x को जब हमने देखा तो इधर लेकर आए, तो 12 के साथ 3 डिवाइड में जाएगा एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया। तो नाउ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारा यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। इजी। अगर मैं इसी चीज को ग्राफ पे देखूं, यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बात कर रही हूँ, तो जो जीरो आ रहा है वो एक ही है, एक ही वैल्यू तो आया ना, है ना। अगर मैं इसको ग्राफिकल तरीके से देखूं, तो देखिए ग्राफ में ये किस तरीके से दिखेगा। ग्राफ का इससे कनेक्शन सिंपल सा है कि पहली चीज, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा या तो, ठीक है, या हो सकता है ये ऐसे भी दिख सकता है, बट होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरी चीज, जो हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, देखिए वो क्या है, वो x का वैल्यू है। अगर मैं px को y मान लूं, अगर मैं इस px की जगह पर y लिख दूं, तो ये बराबर हो जाएगा 3x माइनस 12 के, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्राफ में हमारे दो एक्सेस रहते हैं हमेशा, y एंड x। x की वैल्यू तो जो यहाँ पर आएगी वो यहाँ पुट होगी, प्लॉट हो जाएगी, और जो px का वैल्यू उस पर रहेगा वो यहाँ प्लॉट हो जाएगा। अब क्योंकि 4 इज जीरो फॉर पॉलिनोमियल, दैट मींस y तो जीरो हो गया यहाँ पर, बिकॉज px को हमने y माना और वो जीरो है। तो x अगर 4 है, तो देखिए यहाँ 4 अगर आ रहा है तो y जीरो है, दैट मींस ये प्लॉट हमारा यहाँ पर होगा। तो यानी कि ये आ गया वैल्यू किस पर, x पर। यानी कि इससे मुझे क्या समझ में आया, इट क्रॉसेस द x एक्सिस एट x इक्वल टू 4, कि जब इसका ग्राफिकल कनेक्शन क्या कहता है कि जब x 4 होगा तो ही हमारा जो ये लीनियर के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ है वो x इक्वल टू 4 पे
क्रॉस करेगा। ठीक है, अगर मैं यहां से एक क्रक्स निकालूं अगर कंसेप्ट का, तो सिंपल भाषा में बोले तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता है। दैट मींस एक्स जहां पर एक्स पर कट कर रहा हो, हमारा जो लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर जहां पे कट कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, वही हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। इससे एक बात और निकल कर आ गई कि अगर हमको ग्राफ दिया हो और ये पहचानने को बोला जाए that count number of zeros और नंबर ऑफ जीरोस के साथ जीरो है कहां पर उसको पहचानिए, तो वो भी हम यहां से कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है कि कहां पे कट हो रहा है, बस। अगर लीनियर इक्वेशन के लिए हमसे पूछा जाए तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पे कहां पे कट हो रहा है, वही हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। हमेशा याद रखना, क्योंकि जीरो एक ही है यहाँ पर लीनियर के लिए, तो एक ही जगह पर पॉइंट होगा या एक ही जगह पर कट होगा। समझ गए? ठीक है, जैसे मैंने देखा इस यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस तरीके से अगर ये जाए तो सर एक एक्स यहाँ पर कट करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो एक्स के जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा होगा वही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। लीनियर इक्वेशन के लिए आई होप ये कंसेप्ट हमको क्लियर हो गया होगा। तो दो चीजें हमने समझ ली, पहला जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, दूसरा उसको निकालते कैसे हैं, और तीसरा हमने लीनियर इक्वेशन के लिए जीरो निकाला है अभी अभी और उसको ग्राफ पे कैसे देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ पे हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है और एक्स एक्सिस पर कट करता है और वही हमारा जीरो होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ही हम क्यों इस वैल्यू को देख रहे हैं वो बात भी हमने समझ ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सामने आपको कुछ यू टेप यू शेप का कुछ दिख रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ग्राफ, ये भी हमारा ध्यान से देखे तो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है दो जगह से। ठीक है, ये कब होता है, देखिए इस तरीके का जो यू शेप ग्राफ होता है वो हमें, अब देखिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर आ जाते हैं। लीनियर के बाद हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक, यानी कि जहां पर डिग्री 2 रहता है। ठीक है, अगर जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझे, ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफिकल, ग्राफ पे जब हम जीरोस को पढ़ते हैं तो मतलब क्या है, पहली चीज तो वहां पर हम, जैसे कि हमने पहले भी समझा, px को y के बराबर ले लेते हैं और जीरो हमेशा कब होगा, जब y हमारा जीरो होगा। y जीरो होगा दैट मीन्स यहाँ पर y पर तो कोई कट लगेगा नहीं, बचा कौन, x। चाहे यू शेप ग्राफ आए चाहे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आए तो x एक्सिस पर कट होगा जीरोस के केस में। Graphically, zeros are the x coordinates where the curve meets the x axis. अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमारे पास तीन केस बनते हैं। पहला, जब किसी पॉइंट पर भी हमारा एक्स एक्सिस पे कर्व कट ना करे। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे जीरोस के तीन केस बनते हैं। एक, जहां पे जीरो एक भी पॉइंट पे ना कट करे, दूसरा जहां पे एक ही जीरो हो, एक ही जीरो आए, उस केस को भी समझेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जहां पे दो जीरोस आए तो एक्स एक्सिस पे ही कट करेगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में भी एक्सिस पे ही कट करना होगा, एक्स एक्सिस पर ही। तो जब जीरो होगा दैट मीन्स वो ग्राफ या तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है देखिए कट नहीं कर रहा कहीं पर भी। वन की बात करूं अगर,
तो यानी कि एक ही पॉइंट पे कटता है, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ऐसे देखो एक ही पॉइंट पर इसने कट किया। दो के केस में तो जैसे देखिए ये पैराबोला आपके सामने है, इसको हम यू शेप ग्राफ को हम पैराबोला कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आएगा तो वो यू शेप का आएगा, इनवर्ड आएगा या फिर अपवर्ड आएगा। तो इन यू शेप ग्राफ्स को हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। और जब भी दो जीरो की बात करेंगे तो ये पैराबोला दो एक्स पॉइंट पर कट करेगा। तीसरा है क्यूबिक। क्यूबिक में देखिए जो जीरोस है वो 3 तक जा सकते हैं, क्लियर। तो फिलहाल हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक और लीनियर की ही हम ज्यादा बात करेंगे, तो सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को क्यूबिक को जानना है, तो 3 जीरो हो सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो जीरोस हमने जान लिए। लीनियर के लिए 1 पॉइंट पे कट करेगा, क्वाड्रेटिक में 0 जिसमें कि एक पे भी कट नहीं करेगा, अगर 1 है तो वहां पे एक पॉइंट पे कट करेगा, अगर 2 है तो 2 पॉइंट पे, कहां पे, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो अगर इतनी बात हमने जान ली, अब आगे बढ़े। तो देखिए नो रियल, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 केस बने। नो रियल जीरो, जहां पे पैराबोला स्टेज अबव और बिलो दी एक्स एक्सिस, अबव और बिलो पे कट कर सकती है एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट 0 रहेगा। अगर एक ही रियल जीरो है तो पैराबोला जो है एक्स एक्सिस पर सिर्फ टच करेगा, वो भी एक पॉइंट पर, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गई 1। और जो तीसरा केस क्वाड्रेटिक में बनता है वो बनता है 2 रियल जीरोस का। ठीक है, तो parabola cuts x-axis at two distinct points. Number of intersections are 2. So for अब अगर मैं बात करूं कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, तो जितना डिग्री, ध्यान से देखो 3 में 3 केस पे हुआ मैक्सिमम कट, 2 में मैक्सिमम 2 पर हुआ, और लीनियर में मैक्सिमम 1 पर हुआ। तो यानी कि जितना डिग्री था मेरे पास, सपोज डिग्री अगर n है, तो नंबर ऑफ रियल जीरोस भी n से ज्यादा नहीं जा रहा है। तो ये ट्रिक हमारे सामने आ गई, हमको सिर्फ डिग्री पहचाननी है। अगर डिग्री पहचान में आ गई तो उसके जीरोस का भी पता चल जाएगा। 3 है तो 3, 2 है तो 2, और 1 है तो 1। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री पहचान में आ गई तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस भी पता चल गए। अब नंबर ऑफ जीरोस पता चल गए तो ग्राफ में अगर आपको चेक करना है तो जितने जीरोस उतना एक्स पॉइंट पर कट, ठीक है ना। तो जितने जीरोस उतना ही एक्स एक्सिस पर कट मिलेगा। बात समझ गए। और इनको निकालना भी हमने सीख लिया, सिर्फ लीनियर के लिए, अभी क्वाड्रेटिक बाकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रही हूँ, हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये ग्राफ है, आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। तो चलिए पहले में कितने हैं, देखिए सबसे पहले कैसे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे कट का हो रहा है, ये हो रहा, ये हमारी एक्स एक्सिस, और कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, 1। चलिए सेकंड में देखिए यहाँ पर तो कोई कट ही नहीं हो रहा, तो नंबर ऑफ जीरो 0।
ठीक है। और इस केस में देखिए एक्स एक्सिस पर 2 बार कट हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2। तो हमने यहाँ पर देखा फाइनल आंसर नंबर ऑफ जीरो के लिए हमने क्या देखा, नंबर ऑफ रियल जीरोस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन। एक्स एक्सिस पे जितने इंटरसेक्शन उतना नंबर ऑफ जीरोस। बात समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसको पहचानना आना चाहिए, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक की रहती है वो रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्मेट में दिख रहा है जहां पे हाईएस्ट पावर 2 रहती है, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, तो वहां पर हमारे जो जीरोस रहेंगे वो अल्फा एंड बीटा। क्योंकि हमें पता चला है कि जो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो मैक्सिमम 2 रहने वाले, तो हमने एक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर अल्फा प्लस बीटा मैं करूं तो वो वैल्यू आता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अब ये बी और ए क्या है, तो ध्यान से देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पर हमारे पास कोएफिशिएंट्स ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी एंड सी हमारे सामने दिख रहा है। हमें पता है कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का बी और सी इज आर कांस्टेंट। ये तीनों मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं जीरोस और ये कोएफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन निकालूं, अभी हम समझेंगे कि ये रिलेशन आया कैसे, बट फिलहाल के लिए बस इतना जान लेते हैं कि अगर मैं इन दोनों में कोई रिलेशन देखूं तो वो रिलेशन क्या है, इसको मैं बोलती हूँ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड अल्फा देखिए यहाँ पे ना कोई इनटू है ना कोई साइन है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि दैट दे आर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको मैं बोलूंगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इसको मैं बोलूंगी सम ऑफ जीरोस which is equals to product of zeros is equals to c upon a। ठीक है ना, यही वाला c हमने जान लिया, हमने देख लिया कि रिलेशन क्या है और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख ली। अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इसको याद करने की एक ट्रिक हम देखें तो काफी बार हमको इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए तो नहीं था, या फिर अल्फा इंटू बीटा बी अपॉन ए तो नहीं था, या माइनस सी अपॉन ए तो नहीं था, या माइनस बी अपॉन, तो ये कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगी। तो हमेशा देखो एक चीज को पकड़ लो, मैंने देखा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी है, देखो ए तो दोनों में ही है, वो तो आना ही है। ठीक है, ध्यान से देखो बचा कौन, बी और सी, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी आ रहा है, अपॉन में ए आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है इसको पकड़ लो खाली। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस है, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो अब कौन बचा, अल्फा इंटू बीटा, तो बचा हुआ वहां पे सी, और क्योंकि ऊपर माइनस आ चुका तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। याद हो गया, इजी। तो ये ट्रिक अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देखिए अब हम जान लेते हैं कि ये रिलेशन आया कैसे। हमेशा याद रखो कोई भी पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक के लिए हम लिखे तो उसको हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाहर ए। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा आपके जीरोस हैं किसी भी पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के लिए, ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज अल्फा बीटा जीरोस है तो फैक्टर तो होंगे। ठीक है ना, हमने 9th में सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाना, मिडिल टर्म स्प्लिट, याद करो। तो
फैक्टर कुछ इस तरीके से आ गए। अब देखो यहाँ पर इस ए को तो मैं बाहर रखती हूँ और इसकी जगह पर अपनी इक्वेशन को लिख सकती हूँ। यस, क्योंकि ये जो मेरा अंदर का पार्ट है, ये जो मेरा अंदर का पार्ट है, इसकी जगह पर ये इसी की वजह से आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा याद रखो, जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे बी होना चाहिए था, पर बी की जगह पर अल्फा प्लस बीटा सम आता है, और सी के लिए अल्फा इंटू बीटा कैसे आया? हमने याद करो, हमने अल्फा प्लस बीटा जो था वो माइनस बी अपॉन ए पढ़ा था, है ना। तो अगर मैं देखूं यहां से, तो इस ए को अगर मैं इधर ले आऊं तो ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी, राइट। और इस माइनस को भी इधर ले आओ तो माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि बी की वैल्यू जो हुई वो मेरी सम के बराबर हो गई, तो उसकी जगह पर हमने रख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा, ए बाहर आ गया। इसी तरीके से सी के लिए भी देखा, सी के लिए हमने वैल्यू देखी थी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए को इधर ले आएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया सी के, ए हमारा बाहर आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा सी की जगह पर रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिलेशन को हमने इस तरीके से इक्वेट करके लिखा। बात समझे? अगर देखा जाए तो यहां से मैंने देखा कि अल्फा प्लस बीटा हमारा जो वैल्यू आया था वो इस वैल्यू से आया था, कंपेयर किया हमने, और जो मेरा अल्फा इंटू बीटा यानी सी की जगह पे जो वैल्यू आया था वो ये आया था, हमने अभी भी निकाला, ध्यान से देखिए, राइट। तो कंपेयर करने पे हमारी ये वैल्यूज आ गई। क्लियर? चलिए चलिए, अब हमने इतना सब कुछ सीख लिया है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x² - 7x + 3। आपको यहाँ पर सम और प्रोडक्ट इसके जीरोस का सॉल्व करना है, लेकिन जीरोस के लिए सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट निकालना है। तो देखिए हमारे पास जो हमने रिलेशन अभी अभी पढ़े, हम उनका यूज कर सकते हैं। कैसे? हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। ये मेरा सम है, सम मुझे चाहिए। अब ये होता है बराबर माइनस बी अपॉन ए के, तो बी यहाँ सबसे पहले इक्वेशन से हम लोग ए बी और सी निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू क्या था 2, बी का वैल्यू है माइनस का 7। फिर से बता रही हूँ, माइनस अगर है तो इंक्लूड करना है, और सी है मेरा 3। तो देखिए वैल्यू हम रख लेते हैं माइनस, ऑलरेडी है, बी का वैल्यू माइनस का 7 है तो उसे भी रखना है, अपॉन में आएगा ए मेरा 2 है। अब देखिए दो बार माइनस आया तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, तो वैल्यू आ गया 7/2 विच इज हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से हमें जब सम निकालने को बोला जाएगा तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, और सेम पैटर्न पे हम लोग प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी हमारा 3 है, अपॉन में ए विच इज 3/2। तो यहाँ पे ध्यान से हमने देखा कि हमें सम और प्रोडक्ट के लिए कभी कभार अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो एक्चुअल में अल्फा बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं, हम रिलेशन का यूज करके यहाँ पर डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए आगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी है। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फिर से आपको सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। हमने इसी तरीके का क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, अपनी कॉपी पेन के साथ जरा इसको सॉल्व कीजिए।
तो चलिए देख लेते हैं। आई होप आपने अपनी नोटबुक्स में इसको सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन है 3x² y + 5x - 2। सबसे पहला स्टेप a b और c की वैल्यू फाइंड करना। तो a हमारा क्या है, x² के साथ वाला नंबर दैट इज 3, b हमारा है x के साथ वाला नंबर दैट इज 5 और c हमारा है कांस्टेंट दैट इज -2। ये तो निकल आए। अब हमें लिखना है रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू है -b/a। अब हमको वैल्यू पुट करनी है। तो b मेरा है 5 और a मेरा है 3। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा आ गया, उसको डालेंगे बॉक्स में। उसके बाद दूसरा वैल्यू जो है वो मेरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर देंगे। c हमारा -2 है अपॉन में a मेरा 3 है। सो हियर इज द क्वेश्चन। क्लियर? आई होप सबका वैल्यूज जो है वो यही आ रहा होगा। आगे चलते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो सम देखिए हमारे पास वैल्यू आया -5/3 एंड प्रोडक्ट आया -2/3। दिस इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का है, लेकिन इस बार हमको सम और प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप क्या था जिसमें हम डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट निकाल रहे थे, यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है। देखिए इन रिलेशंस का जो क्वेश्चन बनता है दूसरे तरीके का, उसमें हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब चेक करना। तो अब देखिए इसको वेरीफाई वेरीफाई मतलब कैसे करेंगे। अल्फा और बीटा वेरीफाई कब करेंगे, जब हमारा चेक करना होगा कि हमारा अल्फा और बीटा सही है या नहीं। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या, अब देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो देखिए जो हमारा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक उसको सॉल्व करेंगे, उससे निकालेंगे जीरो। इस बार हमको अल्फा और बीटा निकालना है। ध्यान से समझिएगा, अब हमारा ये फर्स्ट टाइम है कि क्लास 10th में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को फाइंड करना चाह रहे हैं। लीनियर इक्वेशन हमने सीख लिया है, अब बारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए करना क्या है, हमको मेथड हमने 9th में पढ़ा होगा, मिडल टर्म स्प्लिट, उसका यूज करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट का हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमको पकड़ना है सेंटर वाली टर्म, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनको प्लस या माइनस करूं तो सेंटर वाली टर्म बन जाए, मल्टीप्लाई करूं तो ये ऊपर का जो कोएफिशिएंट है इसका और ये इन दोनों का प्रोडक्ट इनटू करके जो आएगा दैट इज यहाँ पे 6 × 6 तो 6 आएगा, वो बन जाए। तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो कोएफिशिएंट रहेगा x² का और लास्ट में जो c रहेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 6 6 आ गया। फिर इस 6 का इस प्रोडक्ट का एलसीएम यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये आ गया 2, तो वैल्यूज आ गई 2 और 3। अब देखिए वैल्यू हमारी सेंटर में जो है वो है -5x। अब इन फैक्टर्स को मुझे ऐसे रीअरेंज करना है कि ये सेंटर वाली टर्म बन जाए। तो हम सबको पता है 2 + 3 5 होता है, बट ध्यान से देखिए साइन को भी कंसिडर करना, माइनस का 5 चाहिए। तो माइनस का 2 अगर माइनस का 3 मैं ले लूं, बिकॉज माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, तो उस केस में मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो देखिए मैंने क्या लिखा, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6 ऐसे लिख दिया। तो अब वैल्यू माइनस का 5 बन जाएगा। अब हमको सेकंड स्टेप पेयरिंग करना है। पेयरिंग कर दिया, ये फर्स्ट टू टर्म्स का एक पेयर बन जाएगा, ये सेकंड टर्म्स दो टर्म जो है उनका एक पेयर बन जाएगा। चलिए अब देखिए यहां से अब हमको क्या करना है, हर एक पेयर में से कॉमन फाइंड करना है। पहले पेयर में से मैंने देखा x कॉमन आ रहा है तो x को बाहर ले लेंगे, x - 2 अंदर बच जाएगा।
दूसरे पेयर में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा था तो बाहर ले लिया, अंदर बचा x माइनस 2। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गया x माइनस 3 और ये वाला वैल्यू आ गया x माइनस 2। तो ये मेरे बन गए इस पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर्स। अब अगला स्टेप जो है वो है कि इन फैक्टर्स को मुझे इक्वल टू रखना है 0, बिकॉज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना, तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 तो रखना ही पड़ेगा। तो यहां से वैल्यू मेरा x के लिए आएगा 3 और यहां से आएगा 2। तो देखिए ध्यान ध्यान से देखिए, हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा था कि 2 जीरो आते, तो देखिए सामने 1 और 2, 2 जीरोस हमारे सामने हैं। तो देखिए x की 2 वैल्यूज हमारी आ चुकी है, जीरोस तो पता चल गए। तो ये 3 हमारे लिए हो गया अल्फा, 2 हमारे लिए हो गया बीटा। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, 3 को बीटा और 2 को अल्फा भी मान सकते हैं। अब इसका आता है लास्ट स्टेप, दैट इज वेरीफाई। ये वेरीफाई कैसे करना है? देखिए अगर हमने अल्फा और बीटा को सही निकाला होगा तो हमारा जो वेरिफिकेशन है वो भी सही प्रोसेस में जाएगा। वेरीफाई कैसे करना है? हमने करना है LHS RHS। किसके लिए? जो हमने रिलेशन फाइंड करे थे उनके लिए। तो देखिए LHS में पहला रिलेशन जो हमारा था दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और RHS में क्या था? उसके माइनस b अपॉन a। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा मेरा है 3 प्लस बीटा है 2 माइनस b है माइनस का 5 और a है मेरा 1। अगर हम इसको देखें, देखिए अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आ गई सॉल्व करके, तो दैट मीन्स हमने जो अल्फा बीटा फाइंड करे हैं वो सही करे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो जाएगा। 3 प्लस 2 5, यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमने देखा LHS बराबर आ गया है RHS। दैट मीन्स हमारे जो यहाँ पर जीरोस है वो सही आए हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास दो रिलेशन है, एक रिलेशन तो हमने सॉल्व कर लिया, एक बारी क्रॉस चेक करने के लिए दूसरे रिलेशन को भी ले लेते हैं। तो दूसरा रिलेशन था हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2 6 आएगा। सी क्या है मेरा? 6 अपॉन में ए है 1, ये वैल्यू भी 6 आ गई, ये भी हमारा बराबर आ गया। आप दोनों में से किसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों को लेकर भी वेरीफाई कर सकते हैं, इक्वल आना चाहिए। बट इन केस ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो एग्जाम में आप लोग दोनों मेथड से करके दिखाएंगे, राइट? इसी तरीके से करेंगे पर दोनों मेथड लेकर करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। कोई आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी वेरीफाई करने वाला रिलेशन आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। सर आगे बढ़ते हैं, चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारे जीरोस। यस, आर जीरोस आर करेक्ट। वैसे तो हमने वेरीफाई करके खुद ही चेक कर लिया था। वेरीफाई पर्पस इज ओनली फॉर चेकिंग द क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, आगे देखिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आप सबके सामने है, सब अपनी कॉपी पेंसिल लेकर जरा इसे सॉल्व कीजिए। आई विल गिव यू टाइम 2 मिनट्स।
बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए जो जीरोस हमारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1/2 एंड 1, सम जो इनका आ रहा है वो 5/2 और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 1। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है हमारा, कोई कोएफिशिएंट अगर आपके सामने सपोज ए है या बी है, अगर आपको उसको फाइंड करना है तो वो हम कैसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहला जो मेथड हमको करना है, हमको सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल को लिख लेना है, उसके बाद उसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और इनटू बीटा वाला रिलेशन जो है वो यूज करना है कोएफिशिएंट को निकालने के लिए। ठीक है, और फिर बाद में उसको सब्स्टिट्यूशन करके चेक भी करना है। सपोज अगर आपका अल्फा एक 0 है तो हमने क्या किया, पी अल्फा इक्वल्स टू 0 पुट किया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसको चेक करेंगे। ठीक है, और प्लस माइनस का ध्यान हम लोग रखेंगे। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए सपोज आपको यहाँ पे देखिए ये आपका पॉलिनोमियल है, और देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में याद रखिएगा एक कोएफिशिएंट हमको नहीं पता होगा, बट एक 0 उसने जरूर दिया होगा, अल्फा बीटा में से अल्फा हमको दिया होगा या बीटा दिया होगा। तो सपोज अल्फा हमको गिवन है 2 और पूछ रहा है के फाइंड कीजिए। के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी, इनडायरेक्टली हमें वो बी वैल्यू मांग रहा है। तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले लिखना है, इसको इस वैल्यू को इक्वल टू पुट करना है 0 पे। ठीक है, हो गया। अब दूसरा 0 फाइंड करना है, अब हमें अपने रिलेशन को यूज करना है। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, राइट। ठीक है, अल्फा हमको गिवन है तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा यहां से हम बी अपॉन ए का वैल्यू भी लिख लेंगे। ए हमारा जो है यहाँ पे 2 है, बी हमारा यहाँ पर के है, और सी यहाँ पर वैल्यू माइनस का 6 है। तो सारी वैल्यूज को हम अपने रिलेशन में पुट करेंगे। अल्फा वैल्यू है 2 प्लस बीटा हमको नहीं पता, माइनस बी वैल्यू है हमारा के, और ए वैल्यू है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमको वैल्यू चाहिए के का, तो इस 2 को उधर ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो 2 इधर डिवाइड में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के, और माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस बीटा इक्वल टू के। इसको इक्वेशन को मान लेते हैं हम 1। ठीक है, अब हमारा सेकंड रिलेशन जो है उसको ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा वैल्यू हमारी है 2, इंटू में बीटा एज इट इज, और सी हमारा है माइनस का 6 अपॉन में ए क्या है, ए हमारे पास है वैल्यू 2। अब देखिए 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3। तो 2 बीटा इज इक्वल टू हमारा वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 3। ध्यान से देखिए तो 2 इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -3/2। तो बीटा हमारा वैल्यू आ गया है -3/2। बात समझे।
वैल्यू बीटा की हमारे पास आ गई। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस रिलेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट बीटा इन इक्वेशन 1। पहले में पुट करेंगे तो देखिए -2 2 प्लस -3/2 इक्वल्स टू के। ठीक है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है हमको। इसको वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू के। दिस इज 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, सॉरी के। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस प्लस माइनस, तो 4 माइनस 3 1। सो के का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने अपने दोनों रिलेशंस को यूज किया। हमें जो अल्फा हमारे पास वैल्यू गिवन था, सबसे पहले उसे हम पहले रिलेशन में यूज करा हमने, वहां से हमारे पास बीटा और के वैल्यू में एक रिलेशन आ गया। उसके बाद दूसरे रिलेशन में हमने फिर से वैल्यूज को पुट किया, वहां पे हमें बीटा का रिलेशन, बीटा का वैल्यू मिला, जिसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करके के का वैल्यू निकाल लिया। तो इस तरीके से अननोन के लिए वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके बोर्ड्स में हर बार एक क्वेश्चन इस तरीके का हो जाता है, लगभग लगभग 2 से 3 नंबर के बीच में आपका इस तरीके का क्वेश्चन हो जाता है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन देख लीजिए, के का वैल्यू आपके सामने है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपके सामने 2k, कंडीशन जो है वो है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है। यूज कैसे करेंगे, फर्स्ट रिलेशन अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है -b/a। नाउ b इज आर -k + 2 and a is 1. Minus minus plus, that means k plus 2 is alpha into, sorry, alpha plus alpha. That is 2 alpha minus 2 is equals to k. This will be equation number 1. Now for second, alpha into beta is equals to होगा हमारा c/a. So alpha into beta अल्फा बीटा की जगह पर हम अल्फा ही रख सकते हैं। c हमारा है 2k upon में a is 1, that is 2k. Alpha square is our 2k. From here alpha square upon 2 is equals to k. We can equate both the equation. देखिए ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को साथ साथ रख सकते हैं। दैट मीन्स 2 alpha minus 2 is equals to alpha square by 2, right?
तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 4 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. So from here alpha square minus 4 alpha plus 4 equals to 0. अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स बने विच इज माइनस 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है. यहाँ पे मैंने देखा अल्फा को अगर मैं बाहर निकालू तो अल्फा माइनस 2 बाहर आ गया तो ये कॉमन. यहाँ पर भी माइनस 2 कॉमन आ रहा था, अल्फा माइनस 2 अंदर. तो यहाँ पर वैल्यू जो हमारा है अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर बिकम्स 0. तो यहाँ से जो मेरे अल्फा की वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है प्लस का 2. अल्फा का वैल्यू हमारा आ रहा है 2, राइट. तो 2 वैल्यू के लिए k क्या हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन दोनों में से पुट कर दीजिए. तो अल्फा स्क्वायर सेकंड वाली ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू k व्हिच इज 2 स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू k व्हिच इज 4 by 2. k कैंसिल कर लेंगे, 2 k का वैल्यू आपका आ गया 2, राइट. तो यहां से हमने देखा कि k का वैल्यू क्या आ गया है, 2 आ गया है. ध्यान से देखिए हमने किया क्या है. देखिए दोनों रिलेशंस के लिए बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही हमने वैल्यूज रखी है. बस यहाँ पे एक ही फर्क था कि अल्फा और बीटा इक्वल थे तो हमने अल्फा इंटू अल्फा रख लिया. ठीक है. अल्फा बीटा की जगह पे भी अल्फा पुट करें. अब हमारे पास दोनों रिलेशन से दो इक्वेशन बनी, दोनों के इक्वल थी तो हमने दोनों को इक्वेट करके एक आखिर में फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व किया. फिर लास्ट में फिर हमारा वहां से वैल्यू आया अल्फा के लिए और अल्फा के लिए वैल्यू आया. अब दोनों इक्वेशन ही के बराबर थी, किसी में भी पुट कर दीजिए तो वैल्यू हमारा के का आ जाएगा यहाँ पर 2. ओके. देखिए इसको एक और मेथड से हम कर सकते हैं बट क्योंकि वो मेथड जो है आपके आने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है इसलिए हम उसको अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. हम वही मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने अभी तक सीखा है, राइट. बट हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं. के का वैल्यू हमारे यहाँ वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 2. ओके. सो दिस विल बी आवर आंसर. आगे बढ़े हैं.